जी। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी से पहले हमें एक चीज़ को पहले से डिफाइन कर लेना चाहिए कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान सकेंगे तो फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि जी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका क्या मकसद हो सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एक यूजुअली एक डिफिनीशन आती है उसमें ये कहते हैं कि जी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो होते हैं मिल के काम करने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे एक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और इसका बुनियादी तौर पर मकसद कोई कॉमन होता है। कॉमन मकसद क्या मतलब है कि हो सकता है कि आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो जिसका कॉमन पर्पस ये हो कि जी हम लोगों ने रेवेन्यू जनरेट करना है, हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। इसी तरह से ये हो सकता है कि अगर हम किसी एनजीओ में काम करें तो एनजीओ में हमारा बुनियादी मकसद ये होता है कि जी हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करें। अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद ये होता है कि हम लोग अपने जो अवाम है, अपनी अवाम जो है, जो लोग हैं, जो सिटीजन है, उनके लिए एक ट्रांसपेरेंसी वाला सिस्टम लाए, लोगों को थोड़ा सा शफाफियत के यकीन दिलाए, उनको फैसिलिटेट करें इन बिजनेस, इन देयर एजुकेशन, इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के अंदर जिसे बेसिक राइट्स कहा जाता है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है कि हमने उनको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करने हैं। तो जो डिफिनीशन इस्तेमाल होती है कि जी 2 या 2 से ज़्यादा होती है, फिर इसके अंदर आ जाती हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की अपनी अपनी डिफिनीशन है। पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर मेरा जो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब 250 से कम लोग हो तो हम उसको स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में डालते हैं और जब 250 से ज़्यादा हो तो उसको हम लार्ज स्केल में ले जाते हैं। ठीक है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जी ऑर्गेनाइजेशंस की यूनिट्स क्या क्या होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स में पीपल आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं, जैसे हमने पहली बात की थी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है पर्पस। पर्पस का भी मैंने काफ़ी डिटेल से बता दिया कि जी हो सकता है कि ये पर्पस जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी हो सकता है आपका ये पर्पस जो है लोगों की एजुकेशन है, हो सकता है कि ये पर्पस आप लोगों का लोगों के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, तो ये मुख्तलिफ हो सकता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस के अंदर मुख्तलिफ तरीके के प्रोसेस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आ जाती हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मजीद कुछ प्रोसेस आ जाती हैं। इसी तरह हमारे पास अकाउंटिंग का प्रोसेस आ सकता है, इसी तरह हमारे पास मार्केटिंग का प्रोसेस आ सकता है। तो मुख्तलिफ प्रोसेसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट ए टाइम हो रही होती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद ये आ जाता है पोल का। ये चीज़ अपने पास ज़रा नोट कर लिए। अक्सर आप लोगों की जो कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उसके अंदर भी ये आ रहा होता है कि पोल का स्टैंड फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग एंड एश्योरिंग। ये चीज़ नोट कर ले, ये आप लोगों के जहन में होनी चाहिए क्योंकि अक्सर औकात ये जो इंटरव्यूज वगैरह होते हैं या टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर ये सवाल पूछा जाता है। तो जब हम प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं तो प्लानिंग में हम लोग कई तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। हम क्वालिटी को भी प्लान कर रहे होते हैं, हम जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उसको भी प्लान कर रहे होते हैं, हम प्रोडक्शन को भी प्लान कर रहे होते हैं, हम फाइनेंस को भी प्लान कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आ जाती है। प्लानिंग के अंदर हम अपने गोल्स सेट करते हैं, ठीक है। गोल्स का मतलब ये, अच्छा फिर गोल्स हम कैसे सेट करते हैं ये भी अपने पास एक नोट कर ले। फ्यू पीपल आर टेकिंग नोट्स के गोल जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं हमें स्मार्ट गोल बनाने चाहिए। फिर सवाल पैदा होता है कि स्मार्ट गोल क्या होते हैं। स्मार्ट गोल में एस जो होता है स्मार्ट का, अगर आप लोग एक्रोनिम देख ले तो एस जो होते हैं वो स्पेसिफिक के लिए आता है, एम जो आता है वो मेजरेबल के लिए आता है, ए जो आता है वो अटेनेबल के लिए आता है, आर जो होता है वो उसके लिए आता है रिलायबल, ठीक है, रियल, तो उसके लिए आ जाते हैं। तो ये वाली चीज़ें हम लोग मिल के देखते हैं कि जी सर ये ये रिपीट कर रहे गोल थे। हमारे पास अचीव हुए हो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इसमें मैंने मिस कर दिया टी। टी का मतलब होता है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड का मतलब ये होता है कि एक टाइम होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर हम ये बात करें कि जी हमारा ये है कि जी हमने पाकिस्तान से करप्शन खत्म करनी है, तो ये कोई स्मार्ट गोल नहीं है। स्मार्ट गोल इस तरह से होगा अगर हम ये कहें कि हमने पाकिस्तान से 50 सालों में करप्शन खत्म करनी है, 10 सालों में करप्शन खत्म करनी है, 30 सालों में या 30 दिन में या 100 दिन में, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक स्मार्ट गोल आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, हम प्रोसेसेस को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि ये वाला प्रोसेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले करेंगे, ये वाला प्रोसेस जो है प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट करेंगे, ये स्टोर वाले करेंगे, ये वेयर हाउस वाले, यानी हम लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लीडिंग आ जाता है। अच्छा, लीडर और मैनेजर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है। अगर हम देखें तो मैनेजर जो होते हैं वो मैनेज करते हैं काम को,
इसके मुकाबले में जब हम लीडर की बात करते हैं तो लीडर इंस्पायर करते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। पाकिस्तानी कल्चर में हम समझते हैं कि जो लीडर होता है ना, उसको एक अच्छा मैनेजर भी होना चाहिए। अगर मैं अपने जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है उसमें अगर मैं जापानियों के साथ देखूँ तो जापानी कहते हैं कि आपका मैनेजर जो है उसके पास एक अच्छी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। जब वो एक अच्छा लीडर होगा तो अच्छे तरीके से लोगों को इंस्पायर भी कर सकेगा और मैनेजमेंट भी कर सकेगा। हमारा टोटल थोड़ा सा चेंज है, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम अच्छे लीडर हैं और वो मैनेजमेंट वाले काम भी कर ले। अच्छा, फिर उसके बाद कंट्रोलिंग आ जाती है। कंट्रोलिंग में दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपने जो प्लानिंग के अंदर गोल सेट किए होते हैं ना, आप देखते हैं कि वो गोल अचीव हुए हैं कि नहीं। मिसाल के तौर पर आपने गोल अचीव किया था कि मैंने बीआरटी को जो है 6 अरब रुपए में बनाना था, 100 अरब रुपए में बनाना था, 50 अरब। मैं देख लेता हूँ कि आखिर मैंने जो है 100 अरब रुपए में बना लिया या उससे ज़्यादा में बना लिया, उससे कम में बना लिया। तो ये मेरे पास एक कंट्रोलिंग आ जाता है। एश्योरिंग के अंदर क्या आ जाता है, एश्योरिंग जो है एश्योर करना होता है कि जो क्वालिटी मैंने पहले से डिफाइन की थी, क्या वो क्वालिटी अचीव हुई है कि नहीं हुई, और वो वाली अचीव होगी कि नहीं होगी। आप अपनी प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि आपके जब प्रोडक्शन करने लगते हैं, जब आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाने लगते हैं, तो आपके चांसेस क्या से क्या हो, कम से कम हो। ठीक है। मैं ज़्यादा स्पीड से तो नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ मुझे ज़रा बताएं। प्लीज़ मुझे ज़रा बताएं, आप, मैं ज़रा स्पीड से तो जी नहीं बोल रहा। जी सर, थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ रही आप स्पीड लोगों ज्यादा है की। सर। यार एक तो यहाँ पे इतने ज़्यादा शोर है। हेलो, हेलो, स्पीड ज्यादा है सर, थोड़ा सा स्लो। सही है। हेलो, हेलो। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग मेरी आवाज़ आ रही है। चलते हैं आगे। थोड़ा सा एक हिस्ट्री देखते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आई कैसे है। जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट हमारे पास आई है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास चार चीज़ों से बन के आई है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्वालिटी इंस्पेक्शन आ जाती है, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का कंसेप्ट आया था हमारे पास, फिर उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस का कंसेप्ट आया था हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कंसेप्ट आ गया। अच्छा, जो क्वालिटी इंस्पेक्शन है और क्वालिटी कंट्रोल है या क्वालिटी एश्योरेंस, ये सवाल भी अक्सर पेपर्स के अंदर आ रहा होता है कि इन इन उसमें क्या फ़र्क है, इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो इस बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों के साथ। यहाँ पे तो मुझे शो हो रही है, आपका नेट थोड़ा सा शायद इशू कर रहे हैं। अच्छा खैर, रिकॉर्डिंग हो रही है तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जी क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या चीज़ है। देखिए, पहले दौर में क्या होता था, पहले दौर में ये होता था कि चीज़ें बन जाती थी, चीज़ें बनने के बाद जो है कस्टमर के पास भिजवाने से पहले क्या कर लेते थे, उसकी इंस्पेक्शन कर लेते थे। इंस्पेक्शन कर लेते थे, जो चीज़ सही होती थी उसको रख लेते थे, जो चीज़ ख़राब होती थी उसको साइड पे कर देते थे। लेकिन ये तरीकाकार गलत है। इस तरीकाकार के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, इस तरीकाकार के अंदर अच्छे खासे पैसे लग रहे थे, इस तरीकाकार के अंदर अच्छे खासी मतलब लोग जो आपकी इन्वेस्टमेंट या टाइम जाया हो रहा था, वो कैसे, वो ऐसे की चीज़ें बन जाती थी। आखिर में अगर आप उसकी इंस्पेक्शन कर ले और ये कह लगे कि चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता, आपके पैसे तो ज़ाया हो गए। इसलिए होना ये चाहिए कि आप जो चीज़ें जो हैं उसको सही करके बनाएं और फाइनल पे कम से कम आपकी इंस्पेक्शन हो। क्योंकि जब आप फाइनल पे इंस्पेक्शन करने लगते हैं या कस्टमर को डिलीवर करने से पहले इंस्पेक्शन करने लगते हैं, उसमें भी आपका अच्छा खासा टाइम लगता है। अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, आपको लोगों की ज़रूरत होती है, आपको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, ये सारी चीज़ आपके पास आती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जी क्वालिटी, फिर इसका क्या हाल है। फिर इसका हाल ये है कि क्वालिटी कंट्रोल की तरफ हम चले जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की तरफ कैसे चले जाते हैं, क्वालिटी कंट्रोल की तरफ हम ऐसे चले जाते हैं कि जो चीज़ें बन रही हैं, अगर हम देखते हैं कि जी उसमें कोई गलती आई है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि उसको गलती को रिमूव कर लेते हैं, और गलती को रिमूव करने के बाद उसको इम्प्रूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, क्वालिटी कंट्रोल आ जाता है। लेकिन क्या ये वाला जो एस्पेक्ट है कि जी ये सही है, मैं समझता हूँ कि ये भी सही नहीं है। वो कैसे सही नहीं है, देखिए आप गलती करते क्यों हैं। आप अपना सिस्टम इस तरह से बनाएं कि आपको कोई गलती करने की ज़रूरत ना पड़े, यानी आप अपने सिस्टम के अंदर इस तरह की इंप्रूवमेंट लाएं, इस तरह की चीज़ें आपके पास हों कि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। बजाय ये कि आप गलती करें और उसको इम्प्रूव करें, अपना सिस्टम इस तरह से इम्प्रूव करें कि कोई गलती ही ना हो। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको क्वालिटी एश्योरेंस बोला जाता है। अक्सर इंटरव्यू के अंदर जब आप लोग जाएंगे, अक्सर एग्जाम्स के अंदर आप जाएंगे, तो ये सवाल लाजमी होता है कि जी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में क्या फ़र्क है। तो सुन ले एक दफ़ा फिर मैं समराइज करता हूँ। क्वालिटी कंट्रोल जो हमारे पास होता है,
वो ये होता है कि एक गलती हम कर लेते हैं और फिर उसको सही कर लेते हैं, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो। अगर मैं थोड़ा सा और मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो मैं कहूँगा कि क्वालिटी कंट्रोल इज आफ्टर द इवेंट एक्टिविटी, और क्वालिटी इंश्योरेंस जो है वो पहले से इंश्योरेंस है, प्रोएक्टिव अप्रोच है। आप पहले से डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं, पहले से अपने प्रोसेस इस तरह से बनाते हैं, पहले से अपने प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं कि कोई गलती के चांसेस ही ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या चीज़ है? देखिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक लंबा, एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल भी आ जाता है, इसके अंदर क्वालिटी एश्योरेंस भी आ जाती है, इसके अंदर क्वालिटी इंस्पेक्शन भी आ जाते हैं। वो कैसे आ जाता है? इसके अंदर आप सप्लायर को भी डालते हैं, इसके अंदर आप कस्टमर को भी डालते हैं, इसके अंदर आप अपने अकाउंट, फाइनेंस, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी लोग होते हैं ना, आप उन सबको शामिल कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं ना टोटल, टोटल का मतलब है सब, और क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में कभी हम बात करते हैं तो जो टोटल में आ जाते हैं सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर, कस्टमर से लेके, सप्लायर से लेके, आपके इंटरनल डिपार्टमेंट से, सब लोग इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। एक जबरदस्त वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग उसको देखें तो आपको ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगी ये चीज़। ये देखें, इस डब्बे के अंदर आप देखें, एक शेर तो सुना है ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा महबूब लाखों में एक, ये वही वाली बात हो गई है। ये देखिए, इसके ऊपर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा डब्बा है, उसके अंदर फिर क्वालिटी एश्योरेंस का डब्बा है, फिर उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का डब्बा है, और आखिर में क्या है, इंस्पेक्शन का है। यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और क्वालिटी एश्योरेंस उसका हिस्सा है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस के दो हिस्से हैं, क्यूसी और इंस्पेक्शन। फिर क्यूसी का एक हिस्सा है जिसे इंस्पेक्शन बोला जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर उसके नीचे क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन आ जाती है। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है। इसमें थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ी सी एक और स्लाइड आगे करते हैं जी। आप देखिए कि इसके अंदर तीन टर्म्स हैं, टी, क्यू, एम, यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो टोटल क्या है? टोटल का मतलब है मेड ऑफ द होल, यानी इसमें सारे लोग आ जाते हैं, इसमें आपके सप्लायर आ जाते हैं, इसमें आपके कस्टमर आ जाते हैं, इसमें आपके आपके ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी स्टेक होल्डर है वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो क्वालिटी के अंदर कौन लोग आ जाते हैं? क्वालिटी के अंदर आपके हम डिफाइन करते हैं कि डिग्री ऑफ एक्सीलेंस से प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइडर। अच्छा, एक बात याद रखें, ये जो क्वालिटी का लफ्ज़ है ना, ये बड़ा रिलेटिव लफ्ज़ है, इसको लोग मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी क्वालिटी जो है ना वो आप लो कास्ट को बोलते हैं, कुछ लोग क्वालिटी बोलते हैं कि नहीं इसका डिज़ाइन अच्छा हो, कुछ लोग क्वालिटी को बोलते हैं कि नहीं जो इंजीनियरिंग के जो डिज़ाइन है या स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक होनी चाहिए। यानी हर तरह के लोग इसको अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं। हम क्योंकि इंजीनियर हैं, हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि भाई अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड है, हमारे पास कोई डायमेंशन है, हमारे पास कोई बेंचमार्क है, तो हमने वो चीज़ उसी बेंचमार्क के हिसाब से बनानी है। हमने उस बेंचमार्क से अगर कम चीज़ बनाई या उससे नीची चीज़ बनाई तो हम कहेंगे इसकी कोई क्वालिटी नहीं है। ये तो एक इंजीनियर की डिफिनेशन है। अब मैं एक और आपको इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ कि मैं एक दिन सर्फ ले आया था घर के लिए। तो मैं सर्फ ले आया था तो मुझे मेरी अम्मी ने बोला कि तुम सर्फ सही क्वालिटी के नहीं लाए हो। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि भाई सर्फ की क्वालिटी के साथ क्या ताल्लुक है? मैंने कहा क्यों, कैसे हुआ? कहते ये जो सर्फ है ये जात सही नहीं बनाता, फिर कपड़ों की सफाई नहीं करता। तो मैं समझ गया कि जी क्वालिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको एक इंजीनियरिंग उसमें देखें, क्वालिटी को हम दूसरी जगहों पे भी हम मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मैनेजमेंट का तो आपको पता है कि जी मैनेजमेंट में तो माशाल्लाह सारे हम लोग जो हैं गुरु हैं मैनेजमेंट के। एक टफ मैनर ऑफ प्लानिंग कंट्रोल है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी जिसको हम पोल का बोल रहे थे। ठीक है, अगर हम देखें तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और इसके अंदर जो होते हैं सारे लोग शामिल होते हैं, और बुनियादी मकसद जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का होता है किसी भी प्रोसेस का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जब तक आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, आप अच्छा डिज़ाइन बनाए, आप अच्छी कीमत रखे, आप सेफ्टी भी रखे, लेकिन जब तक आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अचीव नहीं कर पा रहे। तो आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में ये वाली चीज़ देखनी होगी कि आपके जो है सारे आपके जो स्टेक होल्डर हैं, आपके जितने भी सारे लोग हैं उसको आप वो कर सकें। अच्छा, अब हम क्वालिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो क्वालिटी जो हमारे पास है इट इज़ कन्फॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड्स। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जी हमारे पास स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है हम उसको क्या कहते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, या उसी स्टैंडर्ड को जो है वो मीट कर रहा होता है। जोरान जो क्वालिटी का एक बहुत बड़ा गुरु है, उसने बोला कि फिटनेस फॉर यूज़। फिटनेस फॉर यूज़ का मतलब यही है
कि एक चीज़ उसी वक्त क्वालिटी के काबिल है कि जब वो फिट है यूज़ होने के लिए। अगर कोई चीज़ फिट नहीं है, मतलब आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूज़ करने के लिए सही नहीं है, तो हम इसे कहते हैं कि भाई ये फिटनेस वाला यूज़ नहीं है, सो दिस इज नॉट अ क्वालिटी। अच्छा, जब हम बात करते हैं क्वालिटी की तो इसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव आ जाते हैं। अगर हम कस्टमर की तरफ से बात कर लेते हैं तो कस्टमर कहते हैं कि ये एक्सीलेंसी है प्रोडक्ट और सर्विसेज में। किस तरह की एक्सीलेंसी है कि आपकी जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है उसको या तो मीट कर रही होती है या फिर इसको क्या कर रहे थे, एक्सीड कर रहे थे। मतलब ये कि कस्टमर की ये है कि जी आप मुझे एक अच्छे टेस्ट का जो है चावल बना के देंगे, सही है, तो ये एक उसकी एक्सपेक्टेशन है। अब आप अच्छी क्वालिटी के चावल बना के देते हैं, उसको खिला देते हैं, तो फिर ये क्या है, उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन को क्या करें, आप मीट करें। लेकिन अगर आप उसको फ्री डिलीवरी भी घर पे दे रहे हैं तो आप उसको एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के कंसेप्ट आ जाते हैं। एक को बोला जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दूसरे को बोला जाता है कस्टमर डिलाइट। कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये होता है कि जब आप कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना उसको मीट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर उसकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि आप मुझे जो है मज़े के चावल खिलाएंगे, तो मज़े के चावल खिलाना जो है ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। लेकिन जब आप उसको घर पे डिलीवरी भी फ्री में दे रहे हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास कस्टमर डिलाइट आ जाता है। तो आप जितना कस्टमर को डिलाइट करेंगे उतना आपके साथ क्या होगा, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी, उतना ही आपको क्या करेगा, अच्छा रेट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने बतानी थी क्योंकि ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि कस्टमर डिलाइट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या फ़र्क है। अच्छा, फिर एक प्रोड्यूसर भी आ जाते हैं। देखो, जब भी कोई काम हो रहा है तो दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक कस्टमर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है। हर एक का पर्सपेक्टिव देखना होता है। कस्टमर के पर्सपेक्टिव से हम लोग ये कह रहे थे कि ऐसी चीज़ जो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर रही हो या एक्सीड कर रही हो। प्रोड्यूसर क्या कह रहा है, प्रोड्यूसर की कोशिश होती है कि कोई कोई यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, कोई आप स्पेसिफिकेशन होती है, तो अगर उस स्पेसिफिकेशन को मैं मीट कर रहा हूँ तो बस ठीक है, फिर मैं क्वालिटी को कर रहा हूँ। अगर मैं उसको मीट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे पास क्वालिटी नहीं आ रही है, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को देखना है कि प्रोड्यूसर हमेशा के लिए उसकी ये कोशिश होती है कि हम कोई स्पेसिफिकेशन है, कोई स्टैंडर्ड है, उसी के मुताबिक हम लोग चीज़ बनाएं। जबकि जो कस्टमर होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि जी हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट किया जाए। तो ये चलता रहता है। तो इसको देखना होता है कि आपने दोनों को लेके चलना होता है, अपनी कास्ट को भी कम से कम करना होता है और कस्टमर को सेटिस्फाई भी करना होता है। ये देखिए, इस डायग्राम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त तरीके से समझ हुआ है कि जी एक प्रोड्यूसर पर्सपेक्टिव होता है और एक कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर का हमेशा के लिए पर्सपेक्टिव होता है कि जी कोई डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन के मुताबिक हो जाए, उसकी कास्ट को हम कम से कम कर सकें। जबकि कंज्यूमर जो होता है, कंज्यूमर ये कहते हैं कि जी मुझे जो है आपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भी देना है और मुझे इसकी कीमत भी कम से कम करनी होती है। इसमें थोड़ा सा मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव आ जाता है, जबकि प्रोड्यूसर की तरफ से प्रोडक्शन का पर्सपेक्टिव आ जाता है। लेकिन एट द एंड जो हमारा मकसद होता है वो फिटनेस का यूज़ है कि जब तक हमारे पास एक चीज़ है, वो कस्टमर या कंज्यूमर यूज़ नहीं कर पा रहा, उसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो फिर हमारे पास इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ क्वालिटी की हम बात करते हैं कि डायमेंशन ऑफ क्वालिटी कौन कौन से हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। ये देखो, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी का मतलब है कि हम क्वालिटी को किस तरह से मेजर कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसके बेस पे हम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर क्या चीज़ आ जाती है कि बेसिक ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट जो होती हैं उसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर हम बात कर ले कि जी गाड़ी की बात करें कि गाड़ी को जो है 1 किलोमीटर जो है वो 1 किलोमीटर से 1 लीटर से कितने किलोमीटर सारी चलना चाहिए, तो ये उसकी बुनियादी तौर पे परफॉर्मेंस है जिसकी हम लोग बात करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एक क्रेन है, एक क्रेन में कितने के हिसाब से वो करना है, कितना लोड उठाना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि जी इसके बुनियादी तौर पे एक परफॉर्मेंस है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स की। फिर फीचर्स के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि एक्स्ट्रा चीज़ आप लोगों के पास आ जाती है कि एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या आ सकती हैं। अगर हम बात करें कि सीट्स हैं एक गाड़ी की, तो उसकी सीट्स इंटीरियर कैसा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग फीचर्स बोलते हैं, ठीक है। उसकी सीट, अगर उसका इंटीरियर अच्छा है, सीट्स आरामदेह हैं, तो हम कहते हैं कि भाई अच्छा। गाड़ी के अंदर देखो, पहले तो आपने ये देखना है कि 1 लीटर के अंदर कितना किलोमीटर चल रहा है, ये इसका परफॉर्मेंस हो गया। फिर फीचर्स के अंदर हम उसका डिज़ाइन देखते हैं, सीट्स देखते हैं, गियर सिस्टम देखते हैं, ये सारी चीज़ें उसके अंदर। गियर सिस्टम तो खैर थोड़ा सा परफॉर्मेंस के अंदर आ जाता है, लेकिन अगर हम बात करें कि LCD प्लेयर उसके अंदर मौजूद है, वाईफाई वाला सिस्टम मौजूद है उसके अंदर, तो हम उसको कहते हैं इसके अच्छी फीचर्स हैं। फिर उसके बाद रिलायबिलिटी आ जाते हैं। रिलायबिलिटी के अंदर ये चीज़ आ जाती है कि एक चीज़ कितने अरसे तक चलेगी। अगर हम बात करें गाड़ी की,
तो हम कहते हैं कि ये गाड़ी जो है ना 5 साल तक चलेगी। इसी तरह से अगर हम टीवी की बात करें तो टीवी के बारे में हम कहते हैं कि जी ये जो है लंबे अरसे तक चलेगी। अगर हम मोबाइल की बात करें तो हम कहते हैं कि सैमसंग, नोकिया या फिर आईफ़ोन जो है वो रिलायबल है, लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होते, सही तरह से चलते रहते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले हम चाइनीज़ मोबाइल देखें तो चाइनीज़ मोबाइल के बारे में हमारी ये परसेप्शन है कि वो ज़्यादा अरसे तक नहीं चलते, दे आर नॉट रिलायबल, वो किसी भी वक़्त ख़राब हो सकते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो हवावे या सॉरी ये आईफ़ोन वग़ैरह हैं, तो उसको हम कहते हैं कि नहीं जी ये रिलायबल है। हवावे ने अपनी क्वालिटी अच्छी कर ली है, अब हम चाइनीज़ मोबाइल है तो हम अब चाइना भी क्वालिटी की तरफ अब आने लग गया है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास कन्फॉर्मिस्ट आ जाती है। कन्फॉर्मिस्ट का मैंने बताया था कि पहले से कोई स्टेब्लिश स्टैंडर्ड होते हैं, उन स्टैंडर्ड स्टेब्लिश को जो है तो जब हम मीट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये कन्फॉर्मिस्ट है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि जी एक स्टैंडर्ड ये है कि यूरो 2 यूरो 3 वाला हिसाब किताब आजकल चल रहा है कि जी इमिशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सही है आपकी गाड़ी जो है वो आपको जो है 1 लीटर में 20 किलोमीटर तो दे रहा है, लेकिन धुआँ इतना निकाल रहा है कि पूरा जो है एनवायरनमेंट और शोर इतना कर रहे हैं कि पूरे एनवायरनमेंट लोग पागल हो रहे हैं, तो ये कन्फर्मेंस नहीं है। आप जो एनवायरनमेंट जो स्टैंडर्ड्स है उसको मीट कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। फिर ड्यूरेबिलिटी आ जाती है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है कि एक चीज़ कितने लंबे अरसे तक चलती है। अगर हम बात करें तो एग्जांपल हम फिर वही मोबाइल वाले लेंगे कि जी हमारे पास अगर सबसे अगर हम मज़े की बात बताऊं तो 3310 हमारे पास सबसे ड्यूरेबल मोबाइल था, जितना भी गिरा दे तो उसकी हड्डियां वड्डियां नहीं टूटती थी। फिर उसके बाद सर्विसिबिलिटी आ जाता है। सर्विसिबिलिटी के अंदर ये चीज़ें देखते हैं कि वो किस मतलब ये कि वो आसानी से रिपेयर हो सकते हैं कि रिपेयर नहीं हो सकता, उसके पार्ट्स मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर उसके मौजूद लोग मौजूद हैं कि नहीं। एक और टेक्निकल थोड़ी सी एग्जांपल आ जाती हैं। हमारे पास सीएनसी के मशीन आते हैं, उसमें दो तरह के कंट्रोल मुख्तलिफ तरह के होते हैं, लेकिन दो कंट्रोल ज़्यादा मशहूर हैं। एक को सीमंस कंट्रोल बोलता है, एक को फानुक कंट्रोल बोला जाता है। फनूक कंट्रोल के लोग हमारे पास पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, सीमन कंट्रोल के हमारे पास लोग एक्सपर्ट्स कम हैं। तो ये मुख्तलिफ दो चीज़ें आ जाती हैं सर। इसी तरह से अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर टोयोटा को लोग ज़्यादा पसंद इस वजह से करते हैं, सुजुकी को पसंद इस वजह से करते हैं, उसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। इसके मुकाबले में अगर हम निसान वगैरह की बात करें या फोर्ड वगैरह की बात करें तो इनके पार्ट्स यहाँ पे मिलते नहीं है, इनके रिपेयर करने वाले बंदे नहीं मिलते, तो हम इसको क्या कहते हैं कि इसकी सर्विसिबिलिटी अच्छी नहीं है। अच्छा, फिर हम एस्थेटिक की बात करते हैं। एस्थेटिक के अंदर हम ज़ाहिर से मैंने बताया था कि ब्रांड्स देखते हैं कि भाई हम मेरे पास तो टोयोटा की गाड़ी है, भाई मेरे पास तो पोर्श की गाड़ी है, मेरे पास तो मतलब सॉरी ये एस्थेटिक के अंदर नहीं आते। एस्थेटिक के अंदर लुक्स या फील्स कि आपको किस तरह की फीलिंग आ रही थी, आपका टेस्ट कैसा है उसके यूज़ करके आप लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा एस्थेटिक के अंदर आ जाते हैं। फिर सेफ्टी के बारे में आ जाते हैं। तो सेफ्टी के अंदर जो है उसमें जाहिर सी बात है अगर हम पाकिस्तानी गाड़ियों की बात करें तो आजकल काफ़ी ज़्यादा शोर उठ रहा है कि पाकिस्तानी गाड़ियों के अंदर एयर बैग सिस्टम नहीं है और थोड़ी सी भी गाड़ी टकराती है तो मतलब चांसेस कम होते हैं। इसके मुकाबले में जो जापान से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें एयर बैग सिस्टम है, उसमें एंटी ब्रेकिंग सिस्टम है, सेंसर वगैरह लगे हुए कि गाड़ी के करीब फासला करीब होती ही क्या हो जाता है, गाड़ी ब्रेक लगा लेती है। फिर आखिर में आ जाता है परसेप्शन। परसेप्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐसे ही है और सर्विसेज के अंदर भी ऐसे ही है। तो परसेप्शन में मैंने थोड़ी सी वहाँ पे मिक्स कर देता है। एस्थेटिक लुक्स को देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है, जबकि परसेप्शन ये होता है परसेप्शन के अंदर आप देख रहे होते हैं कि लोग जो हैं उसके बारे में क्या समझते हैं। ठीक है, तो लोगों के बारे में ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं इसको हम लोग कहते हैं कि परसेप्शन। ब्रांड है, फॉर एग्जांपल पोर्श गाड़ी है मेरे पास, फॉर एग्जांपल मेरे पास मर्सिडीज है, तो उसका एक अलग सा ब्रांड बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है सर्विसेज। ठीक है, एक और चीज़ जहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि टाइम हमारे पास निकल रहा है। हमारे पास एक प्रोडक्ट होती है, एक सर्विसेज होती है, दोनों के अंदर क्या फ़र्क है। तो अभी जो हमने जितने भी फीचर्स बयान किए थे वो फीचर्स हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के थे। इसके बाद हम सर्विसेज की बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो टेंजेबल होते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं, उसके आप इजीली मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके मुकाबले में जो सर्विसेज होती हैं, सर्विसेज के जो उसको हम मेजर नहीं कर सकते। हमारे लिए वो चूँकि इंटेंजिबल होती हैं, उनको हम मेजर करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऑल दो हमारे पास अब स्टैंडर्ड आ चुके हैं, उन स्टैंडर्ड के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज का ये सेशन यहाँ तक ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी ख़त्म हो रहा है और थोड़ा सा मुझे मैं वो भी हो गया हूँ, थक भी गया हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला सेशन पसंद आया होगा। आप लोग मुझे जो है अपना व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे अपना फीडबैक दें
कि हम इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थैंक यू। मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दें।